तो इस चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 4 नंबर तक की वेटेज इसकी आ सकती है। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेसिकली पूरा चैप्टर। तो पहला पोर्शन है एनवायरनमेंट का। तो देखो एनवायरनमेंट का क्या मतलब लिखा था हमने। एनवायरनमेंट का मतलब है कि सब कुछ जो भी टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, जो बेसिकली जिसमें 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक हो गए बायोटिक, बायोटिक का मतलब है लिविंग वाले, और दूसरे हो गए अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग वाले। तो ये होता है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हमसे पूछता है क्वेश्चन के तौर पे, वो है कि एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने इसके फंक्शंस लिखे थे। पहला फंक्शन था कि एनवायरनमेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन करने के लिए। तो जैसे हमें आप देखो सोलर एनर्जी मिलती है, पेड़ हैं, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनकी मदद से हम प्रोडक्शन करते हैं। और साथ ही साथ हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी मिलते हैं, जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स, कोयला हो गया, ये सब। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट। दूसरा इसका फंक्शन है इट एसिमिलेट्स वेस्ट। ठीक है, मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। एसिमिलेट्स का मतलब था एब्जॉर्ब करता है वेस्ट को। तो जो भी हम गंद मचाते हैं, कूड़ा करकट करते हैं, या जो भी हम मतलब वेस्टेज फैलाते हैं, वो सब एनवायरनमेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा था एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। अब हमारे एनवायरनमेंट में मतलब ये हवा है, पानी है, मिट्टी है, इन सब चीज़ों से मिलाकर ही हमारे को जीवन मिल रहा है। अगर ये सब चीज़ें ना होती तो शायद जीवन ना होता। तो इसीलिए कहते हैं एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। और चौथा फंक्शन है एनवायरनमेंट का, इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विस। एस्थेटिक वर्ड का मतलब होता है नेचुरल ब्यूटी, मतलब आपको अच्छा लगता है देखकर, मज़ा आता है। अब आप पहाड़ देखते हो, नदियाँ देखते हो, जंगल देखते हो, तो ये सब चीज़ें हमें एक नेचुरल ब्यूटी प्रोवाइड करती हैं। तो एनवायरनमेंट का ये चौथा फंक्शन है। ठीक है, तो 4 फंक्शंस इसमें आपको याद रखने हैं, मेन पॉइंट्स। फिर हमने इसमें लिखा था कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। एक छोटा सा पॉइंट था और अच्छा पॉइंट था कि कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि 2 बातें। पहला तो जितना हम रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, मतलब जितने रिसोर्स हम निकाल रहे हैं एनवायरनमेंट से, वो रेट कम होना चाहिए जितना रिसोर्स बन रहा है। तो मान लो एनवायरनमेंट धीरे धीरे रिसोर्स बनाती है और हम उसको निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो निकालने का रेट, एक्सट्रैक्शन का रेट कम होना चाहिए। अगर वो बढ़ गया तो फिर हम धीरे धीरे रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे, जो हो रहा है। और दूसरा है कि जो हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो हम वेस्ट एनवायरनमेंट में फैलाते हैं, वो एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा वेस्ट फैलाएंगे तो एनवायरनमेंट की कैपेसिटी के बाहर हो जाएगा, जो हो रहा है बेसिकली। तो यही बात आगे लिख रखी है कि भाई अगर ये दोनों कंडीशनें फुलफिल नहीं होती तो एनवायरनमेंट अपने वाइटल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाता, जो आज की सच्चाई है भी बेसिकली, क्योंकि हम रिसोर्स एक्सट्रैक्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं और हम वेस्ट भी ज़्यादा फैला रहे हैं। तो ये कैरिंग कैपेसिटी को लेकर मतलब एक छोटा सा पॉइंट था, ये भी पूछ सकता है। अच्छा, फिर दूसरा मेन टॉपिक था जो अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है कि एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है और उसके रीज़न क्या है। तो एनवायरमेंटल क्राइसिस का तो ये मतलब है कि जो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तेज़ी से, उस वजह से हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, प्रेशर आता है, रिसोर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, वेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज़्यादा। तो इसको एनवायरमेंटल क्राइसिस बोलते हैं। अब इसके रीज़न्स यही हैं ऑब्वियसली। पहला रीज़न तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा रीज़न, हम अपने रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिवली और एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे रिसोर्स ख़त्म हो रहे हैं। तीसरा, बहुत सारे रिसोर्स तो एक्सटिंक्ट हो चुके, ख़त्म हो चुके, तो अब दिक्कत है। चौथा रीज़न ये है कि हम जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जो वेस्ट जनरेट करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से भी काफ़ी ज़्यादा है। पांचवा रीज़न ये है कि हम पानी को, हवा को दूषित करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं, उससे भी एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है। और छठा ये है जो हम आगे भी पढ़ते हैं कि थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन भी मतलब एनवायरनमेंट के एक प्रॉब्लम पॉइंट्स हैं। तो अब इसी में पहला एक टॉपिक बनता है ग्लोबल वार्मिंग का, कि भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग में आपको अगर याद है क्या बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बेसिकली पृथ्वी का जो एवरेज तापमान है, टेम्परेचर, वो बढ़ रहा है।
और वो कितना बढ़ा है पिछले पास्ट सेंचुरी में, पिछले 100 सालों में 0.6 डिग्री सेल्सियस। अब जब तापमान बढ़ता है, हीट बढ़ती है, तो उससे फिर समुद्र के लेवल बढ़ने शुरू होते हैं, सी लेवल बढ़ते हैं, क्योंकि बर्फ़ पिघलने लगती है। तो ये बात इसमें दे रखी है। अब इसका कारण क्या है सर, क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है? तो उसके जो कारण हैं वो मेनली हैं हमारी ग्रीन हाउस गैसेस, जो CO2 आप कह सकते हो या मीथेन कह सकते हो, जो एनवायरनमेंट में बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि हम पेट्रोलियम और कोल प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना, या हम जंगल बहुत ज़्यादा काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन, या कोई जानवर जब मर जाता है, एनिमल वेस्ट, तो वो पड़ा रहता है, तो उसकी बॉडी से भी मीथेन गैस निकलती है। या फिर हम कैटल प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। कैटल प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि भेड़ बकरियाँ ज़्यादा चराते हैं, तो उससे भी फिर प्रोडक्शन, फॉरेस्ट एरिया कम हो जाता है। तो ये सब रीजंस की वजह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब बच्चा पूछता है सर इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या इफेक्ट हो सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्ट ये लिखें, आइस मेल्ट होगी तो सी लेवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, अलग अलग जगहों पे तूफान आ सकते हैं, हरिकेन आ सकते हैं, है ना। तीसरा, आपको बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे मलेरिया, क्लोरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एट्सेट्रा। ये बीमारियों का खतरा भी ज़्यादा हो जाता है। और चौथा, कि कुछ स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने का भी खतरा है, ख़त्म होने का खतरा है, जैसे पोलर बियर, तो वो बेचारा एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो ये कुछ ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हो गए। अच्छा, फिर दूसरा इसी तरह टॉपिक था ओजोन डिप्लीशन। अब ओजोन लेयर आपने बचपन में पढ़ी थी कि वो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती हैं, लेकिन ओजोन जो है वो धीरे धीरे लेयर डिप्लीट हो रही है। क्यों हो रही है, उसके भी दो मेन कारण हैं। क्लोरीन जो है, जो CFC के अंदर पाया जाता है, वो इसका मेन कारण है। और बच्चा पूछता है सर ये CFC कहाँ मिलता है? ये CFC आपको मिलता है एयर कंडीशंस या फ्रिज के अंदर, क्योंकि उसमें जो गैस यूज़ हो रही है, जो कूलिंग सब्सटेंस यूज़ हो रहा है, वो है CFC। बाकी फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी जो हेलेंस यूज़ होते हैं, वो भी ओजोन डिप्लीशन का कारण होते हैं। अब ओजोन डिप्लीट होने से सर हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें क्या दिक्कत? तो हम पर ये प्रभाव पड़ेगा कि UV रेडिएशन से स्किन कैंसर होने का खतरा है। UV रेडिएशन से कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का भी मतलब ख़त्म होने का, या उनको भी जो पानी में मछलियाँ तैर रही हैं उनको भी खतरा होता है। और UV रेडिएशन से जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, जो धरती पर उगते हैं पौधे, वो भी कई बार नष्ट हो जाते हैं, तो उनको भी खतरा होता है। तो इंसानों को भी खतरा है, पानी वाले जानवरों को भी खतरा है, और पौधों को भी खतरा है। तो ये इफ़ेक्ट्स हो गए। अच्छा जी, फिर बहुत साल पहले मीटिंग बुलाई गई मॉन्ट्रियल में, सारे देशों को कहा भाई देखो ऐसे तो ख़त्म हो जाएगा CFC के चलते ओजोन लेयर। तो सब जनों ने साइन करा कि भैया इस पर वचन दो कि आप अपने देश के अंदर CFC का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम करोगे और कंजम्पशन जो है उसको भी लिमिट करोगे और ज़्यादा नहीं करोगे। तो सब ने साइन कर दिए, भारत भी साइन करके आ गया। तारीख याद रखनी है, 17 सितंबर 1992, बस वो है, उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये एक ट्रीटी थी, UN के अंदर UN मेंबर्स ने साइन करी थी। बाकी ये कुछ जेनरिक पॉइंट है, ये आप रीड कर लेना बस, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है। इसमें बेसिकली ये था कि भारत के एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बातें बताओ। तो वो सिंपल पॉइंट्स हैं 1-1 नंबर के, कि भारत में रिच सॉइल पाई जाती है, रिवर्स पाए जाते हैं, फॉरेस्ट है, मिनरल डिपॉजिट हैं। बाकी जो डेक्कन प्लेट्यू की काली मिट्टी है वो कॉटन के लिए बहुत अच्छी है। जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं वो बहुत ही फर्टाइल रीजन है दुनिया के अंदर। बाकी हमारे पास आयरन और कोल, नेचुरल गैस का भी बहुत बड़ा डिपॉजिट पाया जाता है। बाकी भारत के अंदर जो जंगल हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब कहीं पर बहुत लश ग्रीन है और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब बातें कुछ हैं। बाकी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो 100% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, वो इसमें से आएगा, किसी भी रूप में आ सकता है, या तो मेन क्वेश्चन या कोई भी सब पॉइंट पूछ लेता है। तो इंडिया के एनवायरनमेंट के चैलेंजेस वो हमसे पूछना चाहेगा। तो 5 मेन चैलेंजेस हैं, बहुत ही सिंपल है। पहला है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब था कि देखो लिखा है ना, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। यानी कि अब हम
इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, इतने ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते ज़मीन का, कभी कोई क्रॉप उगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो इससे ज़मीन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है और प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। दूसरा होता है, अच्छा इसके कॉजेज़ भी हैं, बहुत सारे थे, मैंने कहा था आप कोई भी अपने मन पसंदीदा लिख सकते हो। जैसे इसके कारण हैं डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, मतलब ज़्यादा हम भैंस बकरियां चराते हैं, या एनक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड, हमने जंगल काट दिए, या इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, कभी कुछ भी क्रॉप उगा रहे हैं, कोई नॉलेज नहीं है, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारे रीजंस की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। अच्छा दूसरा है डिफॉरेस्टेशन, वो तो सिंपल है कि हम परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने फॉरेस्ट एरिया को। अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लकड़ियाँ चाहिए। लकड़ियाँ क्यों चाहिए? क्योंकि इसके भी रीज़न्स हैं भाई, आज भी बहुत से गांव के अंदर खाना बनाने के लिए लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब रीज़नों की वजह से जब हम जंगल काटते हैं तो इससे इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तभी आप देखते हो कि कभी कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं कहीं पे सुनामी आ गया, या कहीं सॉइल इरोजन हो गया, तो इस तरह की चीज़ें जंगल काटने की वजह से हो जाती हैं। अब सॉइल इरोजन भी इसी का एक इफ़ेक्ट है और वो अपने आप में भी एक प्रॉब्लम है। सॉइल इरोजन का मतलब है कि डिफॉरेस्टेशन करने से जब कई बार बारिश बहुत ज़्यादा हो जानी शुरू होती है तो वो क्या करती है, बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि मिट्टी की वो सतह को अपने साथ बहा के ले जाती है, तो इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो इससे देखो लास्ट पॉइंट में लिखा है कि बहुत सारा हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम हर साल लॉस्ट हो रहा है, तो ये सॉइल इरोजन हो गया। चौथा है बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये वही पोलर बियर वाली कहानी थी कि भाई देखो एनवायरनमेंट को हम नुकसान पहुंचाते हैं तो उससे कुछ स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने का भी खतरा रहता है। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या हम एनवायरनमेंट को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हो सकता है पोलर बियर आने वाले कुछ समय में एक्सटिंक्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए। जैसे पुराने ज़माने से डायनासोर गायब हो गए तो हो सकता है कुछ ज़माने के बाद पोलर बियर भी गायब हो जाएँ, तो ये भी एक रिस्क हो गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस। और पांचवा चैलेंज है एयर पॉल्यूशन। वो तो हम सब उसके ज़िम्मेदार हैं। अर्बन एरियाज़ के अंदर गाड़ियाँ चलाते हैं धुएं वाली, इंडस्ट्रियाँ लगा रखी हैं धुएं वाले, थर्मल पावर प्लांट्स हैं धुएं वाले, ये सब एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो बस इसलिए सरकार ने एक CPCB का गठन करा था, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिन्होंने 17 इंडस्ट्रियों को आइडेंटिफाई करा था जो पॉल्यूशन ज़्यादा मचाती हैं और फिर वो उनको कंट्रोल करते हैं। बाकी इसमें आपसे पूछ सकता है कि भाई एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ सुझाव दो, तो आप कहोगे कि भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, मेट्रो से जाओ। आप कहोगे क्लीनर फ्यूल्स को यूज़ करो, पेट्रोल की गाड़ी की बजाय CNG का यूज़ करो, और खाने पीने के लिए भी क्लीनर फ्यूल्स का यूज़ करो, भैया आप लकड़ियाँ मत जलाओ, LPG का यूज़ करो। बाकी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 में बना था, ये याद रखना है। और इसके मेन फंक्शंस ये हैं कि भाई ये जानकारी इकट्ठा करता है, ये इन्वेस्टिगेट करता है कि कहाँ कहाँ पॉल्यूशन हो रहा है, ये सरकार की मदद करता है, ये एयर क्वालिटी को एसेस करता है, और ये एयर क्वालिटी का डेटा भी प्रोवाइड करके रखता है कि भाई कौन सी इंडस्ट्री कितना एयर क्वालिटी मतलब मेंटेन कर रही है। फिर चैप्टर का जो दूसरा मेन टॉपिक है, दूसरा मेन पिलर कह सकते हो, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो हो सकता है इस पर भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पहले भी पढ़ा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है ताकि आने वाली जनरेशन भी सेम उतना एंजॉय कर पाए जितना हम कर रहे हैं। तो हमें उन्हें भी क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है, मेंटेन करनी है, तो इसीलिए हमें अच्छे से एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना चाहिए। बाकी ये कॉन्सेप्ट IUCN के 1980 के वर्ल्ड कमीशन स्ट्रेटजी रिपोर्ट के अंदर पहली बार मतलब देखने को मिला था, ये वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव होगा, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम कहेंगे कि भाई देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कम यूज़ करो, लिमिटेड यूज़ करो। हम कहेंगे कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन्हें थोड़ा सब्सटीट्यूट कर दो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, यानी कि आप सोलर एनर्जी वगैरह ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करो। तीसरा हम कहेंगे आपको इनपुट एफिशिएंट बनना चाहिए ताकि आप कम इनपुट में ज़्यादा चीज़ बना सको। चौथा पॉल्यूशन कंट्रोल करना है। पांचवा पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। तो जब हम ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें यही क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कुछ स्ट्रेटेजीज बताओ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बस आपको मेन पॉइंट्स यही याद रखने हैं। पहला है
नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हो गए जैसे आज के ज़माने के सोलर पावर, विंड पावर, इन्हें यूज़ करना है। दूसरा है कि हमें क्लीनर फ्यूल्स को यूज़ करना है। क्लीनर फ्यूल्स कौन से हो गए? गाड़ी की बात करें तो सीएनजी, खाने बनाने की बात करें तो एलपीजी, तो ये यूज़ करना है। तीसरा मैंने एक स्पेशल पॉइंट बताया था आपको अगर याद हो कि छोटे छोटे मिनी हाइडल प्लांट्स हमें लगाने चाहिए। तो भारत में बहुत सी ऐसी पानी वाले स्ट्रीम्स बहते हैं जहाँ पर अगर हम एक छोटा सा मोटर लगा देंगे, उसको मिनी हाइडल प्लांट्स बोलते हैं, तो वो ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, बिजली बनाने में हेल्पफुल होते हैं। चौथा, हमें अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज उस पर भरोसा करना चाहिए। जैसे आज हम मेडिसिन लेते हैं तो हम फटाफट से कोई भी केमिकल से भरी हुई मेडिसिन खा लेते हैं, जबकि हमें सस्टेनेबल तरीके को फॉलो करना चाहिए। जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके थे, यानी कि आयुष, जो इसका हमारे ट्रीटमेंट का नाम है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। वो एक पुराने ज़माने का हमारा आयुर्वेदिक तरीका है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। पांचवा, हमें कहना चाहिए कि हमें बायो कॉम्पोस्ट यूज़ करने चाहिए। अब बायो कॉम्पोस्ट क्या होते हैं भाई? पहले हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते थे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो उसकी जगह आपको बायो कॉम्पोस्ट करने चाहिए। बायो कॉम्पोस्ट का मतलब होता है कि भाई जैसे भैंस ने गोबर करा तो उस गोबर को आप 2-4 दिन सुखा दो, तो वो सूखने के बाद एक ऐसा खाद की तरह काम करेगा जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इससे कोई ना तो सॉइल को हार्म पहुंचेगा ना एनवायरनमेंट को कोई हार्म पहुंचेगा। इसी तरह कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट्स। अब आपके जो उधर डायग्राम पे बताया था, जो हमारे पौधे होते हैं जो हम उगाते हैं उसको कीड़े मकोड़े अटैक करते हैं, तो अब आप कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए स्प्रे करते हो, केमिकल डालते हो, तो वो गलत है, क्योंकि वो केमिकल एनवायरनमेंट को भी ख़राब करता है और क्रॉप्स को भी थोड़ा सा ख़राब करता है। तो उससे बेटर है कि आप बायोपेस्ट का इस्तेमाल करो। आप सांप पाल लो, आप छिपकलियाँ पाल लो, आप उल्लू पाल लो और आप मोर पाल लो। तो ये सब क्या करेंगे? ये मच्छर मक्खी को, कीड़ों को खा जाएंगे, खुद ही खा जाएंगे, तो अपना इको फ्रेंडली तरीके से काम हो जाएगा। और सातवां जो है जेनरिक पॉइंट है, आप लिख सकते हो कि भाई हमें अपने अनसस्टेनेबल तरीकों को चेंज करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब हमें वेस्टेज नहीं करनी चाहिए रिसोर्सेज की। तो ये सब बातें मतलब स्ट्रेटेजी के तौर पे आप इसमें लिखना अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्लियर हो गया इसमें? तो बस ये था आपका एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट।